नमस्कार दोस्तों, टीआई 4 के लिए सेट चल रहा है और आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 13वां है। सभी कोई तैयार हो जाइए क्योंकि मेरे पास जो है 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है और यह प्रैक्टिस सेट जो है वह रुक्मिणी प्रकाशन बोले तो प्लेटफॉर्म प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। और जैसे ही ये खत्म होगा मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे मैं सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को खत्म कराऊं एग्जाम के पहले। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 100 प्रैक्टिस सेट जब मैं खत्म कराऊंगा तो आप लोग भी 100 के सब्सक्राइबर बोले तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प जरूर कीजिए। और जैसे ही आप लोग हेल्प कीजिएगा मैं आप सभी को पीडीएफ के तौर पर क्वेश्चन भी मैं देने लगूंगा जो फ्री में आप सभी को मिलेगा और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाए, दोस्तों को जोड़ें और शुरू करते हैं आज का क्लास। क्योंकि मेरा जो क्लास होता है वो रेगुलर होता है और रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आता हूँ शाम के 6 बजे। तो आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग लाइव में जवाब भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, आप सभी ध्यान से जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये तो सही है। बी वाला ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो, ये कहीं भी लिखा नहीं है संविधान में कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही है, ये सही है ना। तो आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। लेकिन आज तक इतिहास में गवाह है कि जो भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है। चलिए भाई, अनुच्छेद 145 के बारे में बताना है कि यह जो अनुच्छेद है वह किसके साथ मेल खाता है। तो अनुच्छेद 145 जो है मैं आपको बताऊं न्यायालय का नियम से संबंधित है। न्यायालय का नियम, अनुच्छेद 145 किससे है? न्यायालय का नियम। लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनुच्छेद 127 जो होगा वह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उसके बाद 128 की बात किया है तो 128 में उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश होते हैं उसकी उपस्थिति के बारे में है। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 वाला हो जाएगा। और अनुच्छेद 129 में हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर जाइएगा। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है वह एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कूट वाले प्रश्न हो गए, मिलान करने वाले प्रश्न, जिसमें ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो वाले प्रश्न जो होते हैं वह एग्जाम में टकराने का संभावना रहता है। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा सी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 243 की एच में किया गया है कि पंचायत में करारोपण, है ना, करा आरोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है 243 का एच में। ठीक है, और मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही मेरे चैनल पर आप लोग आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही अगर आप लोग आए तो सबसे पहला काम दोस्तों लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जो भी मन में आपको सवाल आता है, जो भी आप सवाल करते हैं, मैं सभी सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो एक सवाल जरूर कीजिए और जो भी मन में आए कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम सरकार के रूप में अभिभाव्य हुआ है? तो हो जाएगा यहाँ पे किस दिन से हुआ है, तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा सबसे बेटर 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संविधान सभा में जो है अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव के रूप में हुआ है। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है? बताएं कौन सा खाई है? तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा उत्तर आपका जावा गर्त। क्या होगा? जावा गर्त। कुछ प्रश्न छूटे क्या? देख लेता हूं। नहीं छूटा है। ठीक है, चलिए जावा गर्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ये कहता है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में किस नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में निर्मित है। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। डुरंड रेखा किन देशों
किन देशों को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा जो हो जाएगा यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा, डुरंड रेखा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट जो है वो सबसे ज़्यादा भंडार, हेमेटाइट बोले तो लोहा का अयस्क है और सबसे ज़्यादा आपको उड़ीसा में मिलेगा 60 से 70% तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा आपका जो भंडार है उड़ीसा में है हेमेटाइट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो कौन सा ऐसा विभाग है? तो हो जाएगा काला पानी। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ जाएगा सी पर। इसी भूभाग पर विवाद चल रहा है, इसका नाम है काला पानी और ये जो क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वरों को हमेशा एक ही साथ रखते हुए यूनिवर्सल शब्दों के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या बताइए। ये दोस्तों रीजनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं जो आपके जीके जीएस का हो। रीजनिंग और मैथ में नहीं कराता हूँ। ये देखिए मोबाइल का जो डिस्प्ले है मेरे पास वह काफ़ी छोटा है। ठीक है, और जो मेरे पास डिस्प्ले छोटा है जिसकी वजह से इस पर नहीं बना पाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए आ गया है और आप सभी से रिक्वेस्ट बार बार मैं करता हूँ कि एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों को जोड़िए। आप लोग भी टारगेट मेरा पूरा करिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों के समय ही पूरा हो जाए। ठीक है, मात्र 15,000 सब्सक्राइबर ही चाहिए, तो आप लोग इसका टारगेट पूरा कीजिए और मैं आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा करूंगा आपके एग्जाम तक। और भी VVI प्रश्न मैं डालूंगा जो NCERT बुक का होगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होगा। तो चलिए आप लोग एक बार झोंक लगाइए, सभी कोई एक बार जोरों से अपने दोस्तों को जोड़िए। मैं समाजवादी हूं, पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूं, पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी। आपका उत्तर जो जाएगा वह ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया? देखिए जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था कि यह एक षड्यंत्र है, ये बात किसने बोला? तो हो जाएगा, इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है। जेम्स आउट्रम है, W टेलर है ना, ये जो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति W टेलर, जेम्स आउट्रम, ये दोनों व्यक्ति जो बोले थे कि यह एक षड्यंत्र है, तो आपका एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्तः अप्रभावित रहा? तो हो जाएगा मुसलमान, है ना। स्वदेशी आंदोलन से मुक्तः अप्रभावित रहा, तो यहाँ हो जाएगा मुसलमान। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो कब आया था? ये आया था दोस्तों 1928 ईस्वी में। ठीक है, और इसका आयोग का जो गठन हुआ था 8 नवंबर को हुआ था। साइमन कमीशन आयोग 1927 ईस्वी में गठन हुआ और भारत में जो आया था 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करते हैं कम समय में ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही देन है जो UPSC चल रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नलिखित में किस राज्य में है? पूछ रहा है कि हरिपुरा जो है वह जगह कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो दोस्तों हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था गुजरात। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, काफी मजेदार प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ है। विश्वविद्यालय अधिनियम याद रखिएगा 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? औपनिवेशिक स्वराज के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने किया है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में औपनिवेशिक स्वराज अस्पष्ट प्रस्ताव घोषित किया था। आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया।
किस नदी के तट पर स्थापित किया गया? तो हुगली नदी के तट पर। और मैं आपको बताऊं, जिनका 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट पूरा हो जाएगा उनका बीपीएससी टीआरई 4 निश्चित तौर पर निकलेगा। क्यों निकलता है दोस्तों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा पढ़ने का जरिया है जिसमें ज़्यादा प्रश्न याद होते हैं, प्रैक्टिस सेट में ही याद होते हैं। बुक पढ़ने पर थोड़ा देर के बाद में आपको नींद लगने लगेगा, है ना, थोड़ा देर पढ़िएगा उसके बाद आपका माइंड सुस्त हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है याद करने का जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न याद होते हैं और माइंड पर बने रहते हैं, ठीक है। इसी के वजह से मैं टारगेट रखा हूं कि आपका 100 प्रैक्टिस सेट पूरा हो और आपका बीपीएससी टीआरई 4 निकले, ठीक है। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1611 ईस्वी में जो हुआ था, कब हुआ था? हुगली में हुआ था। किस नदी पर हुआ था? हुगली ने। ऊंचाई, यहाँ पे मैथ वाले प्रश्न हैं, तो मैथ वाले प्रश्न को मैं छोड़ के चलूंगा, जीके जीएस करूंगा। उससे पहले आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, आते आते एक लाइक जरूर कर देना है, लाइक में कमी नहीं करना है। आप सभी लाइक करते हैं, हमको हिम्मत मिलता है, और जब हमको हिम्मत मिलेगा निश्चित तौर पर मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, हमेशा हेल्प करने वाला हूं जब तक आपका नौकरी नहीं लगे। नौकरी के बाद भी आपको हेल्प मिलेगा। आप सभी कमेंट तो कीजिए एक बार, कोई भी हेल्प के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। बिहार में कानून द्वारा गोबंध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया था? गोबंध जो हुआ था, माने गौ को जो लोग मार देते थे, उसका प्रतिबंध कब किया गया ये बताना है। 1948, 1955, 1954। यहाँ आपका उत्तर जो होगा 1955 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बाल सुंदरी ताल करेल या एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैसे कि बाल सुंदरी, ताल, करेल या बलथर, ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो शब्द है ये मिट्टी का नाम है। बलथर मिट्टी, है ना, ताल मिट्टी, करेल मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, ये सब मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग बताइएगा बिहार का, तो भागलपुर है दोस्तों। क्या है? भागलपुर है दोस्तों। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को, सिल्क सिटी भागलपुर। चलिए, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? बताए, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? आपका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है, स्पीकर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करते हैं। आप सभी भी जोरदार तरीके से आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, द्वारा कितने वर्षों में पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो बताना, इसमें नियंत्रण में रखा गया था कितने विषयों को? 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा पंचायती राज से है, या पूछेगा 11वां अनुसूची किससे है? पंचायती राज से है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इसमें कितना विषय को शामिल किया गया है? याद रखिएगा सभी कोई, इसमें जो विषयों की संख्या है वह 29 है। कितनी है? 29 विषय। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत रत्न 2024 से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर बोला जाता है उनको। वर्तमान में निम्नलिखित में किस देश के पास अपना स्वयं का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? स्वयं का, तो जापान के पास होगा, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे छोटे छोटे सिलिकॉन से बना हुआ बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाएंगे आपको, है ना। सारे छोटे छोटे जो मोबाइल का पार्ट पुर्जा होता है सब जापान से आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम है, 2024 का थीम, ये काफी हिट प्रश्न है दोस्तों। नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर सॉरी, नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर। आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर ए हो जाएगा। मतदाता दिवस 2024 का यह थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? भारत का समझ सकते हैं, 43वां मतलब 42 स्थल पहले से है जो यूनेस्को में शामिल हो गया है, तो 43वां कौन सा शामिल हुआ है? तो 43वां स्थल जो है आसाम में स्थित है। कहाँ है वो? आसाम में स्थित है। आसाम की मोईदाम नाम का एक जगह है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे है ही नहीं है कहीं पे, यहाँ आपका उत्तर आपका आसाम हो जाएगा। 43वां स्थल कहाँ है? तो यहाँ हो जाएगा आसाम, ठीक है। 43वां स्थल आपका आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा आरंभ किया गया?
एलोरा किसके द्वारा आरंभ किया गया है? आपका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलोरा किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रकार से प्रश्न को याद रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इसमें जोड़ा हो जाएगा कौन सा? आलू बैगन और सोलनेसी। बोले तो आलू और बैगन जो होता है वह कौन से कुल के आता है? तो सोलनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शैवाल प्रस्फुटन निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो शैवाल प्रस्फुटन जो हो जाएगा यह हो जाएगा सुपोषण के कारण जल प्रदूषण से संबंधित है। आपका उत्तर ए पर जाएगा, सबसे मजेदार। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? बताए। एक संतुलित आहार में याद रखिएगा 1/4 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए, 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट। जिसको मिल रहा है समझिए कि वो व्यक्ति संतुलित आहार खा रहा है। 1/4 प्रोटीन, 1/5 कर दीजिए तो वसा, 3/5 कर दीजिए तो कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा। तो आप सभी कोई हमेशा बेटर करिएगा क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं सेट में वह ज़्यादा याद होता है। अगला प्रश्न है कि और ये जो प्रश्न है अंग्रेजी में लिखा हुआ है सल्फर डिजेशन में कौन सा गैस बनता है? तो इसमें बनता है मीथेन गैस। याद रखिएगा सभी कोई। आपका उत्तर जो जाएगा वह बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किन नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो परितंत्र में जो होता है वह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से ऊर्जा का प्रवाह होता है परितंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए मिट्टी में जो पोषक तत्व मिलाइएगा उसको कहते हैं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिका कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? बताए कौन सा प्रोटीन जो है वह स्राव करता है? तो आपका उत्तर सबसे बेटर होगा इंटरफेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है। तो लेंस है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में कभी भी प्रतिबिंब जो होता है ना वो माइनस में नहीं बनता है, माइनस में एक जगह बनता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्या? उत्तल लेंस में 12 सेंटीमीटर रखा गया, फोकस से 10 सेंटीमीटर पर है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वास्तविक और बड़ा बनेगा। किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये लेंस है और यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश चला और प्रकाश जैसे चलेगा तो आपको इस तरह से जाएगा। और दूसरा प्रकाश इसका प्रकाशीय केंद्र से चलता है तो इस प्रकार से तो बनता है क्या? ये तो उल्टा हो गया प्रतिबिंब, नीचे की ओर प्रतिबिंब बना तो होता है क्या? वास्तविक। और क्या बना? वस्तु से बड़ा। उत्तर आपका सी पर जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं किया गया कार्य। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज पर आप बल लगा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह चला गया तो इसको हम क्या कहते हैं? किया गया कार्य। नेक्स्ट है कि कौन सा उद्योग नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि हस्तांतरित गैसों के साथ साथ कणिकीय वायु प्रदूषण छोड़ते हैं? तो ये आपका उत्तर होगा थर्मल पावर प्लांट, है ना, स्मेल्टर। आपका उत्तर सबसे बेटर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा नेट अवस्था के साथ वो परमाणविक कण जो नकारात्मक है। बोले तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है तो नकारात्मक है। सकारात्मक गलत है, उदासीन की बात किया है गलत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? आपका हो जाएगा क्लोरीन गैस। ठीक है, हरी पीली हो जाएगा, गंध की जैसे पीली गैस के जैसा होता है वह क्लोरीन हो जाएगा। आपका उत्तर
सबसे बेटर कुलीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी जरूर लाइक कीजिए, आप सभी का टारगेट मैं पूरा करूंगा। इसके अलावा जैसे ही टारगेट पूरा होगा आप सभी को क्वेश्चन गेस क्वेश्चन मिलेंगे और गेस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा जो आपके एग्जाम में टकराने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा हीलियम की आयनिक की क्षमता अधिक होती है, ये आपका सही है। सबसे बेटर आपका उत्तर जो जाएगा उसी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? नील हरित शैवाल पर जो संक्रमण करता है वायरस, उस वायरस का नाम बताना है कि क्या नाम होगा उसका, तो हो जाएगा साइनोफाज। साइनोफेज होना चाहिए, है ना, साइनोफेज ही पढ़िए, अंग्रेजी में साइनोफेज लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं उसको, आपका उत्तर होगा एंडोस्पर्म। उच्चतर पौधे के बीज के पोषक ऊतक को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। आपका उत्तर सी पर जाएगा। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का काल है। 1848 से लेकर 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी थे। आपका उत्तर ए पर जाएगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी, तो ये जो हुआ था फिरोज शाह कोटला के मैदान में। कितने लोग मांगते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं पीडीएफ के बारे में बताऊं कि आप पीडीएफ हमसे लीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप बुक ही खरीद लीजिए। मैं बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक लगा दूंगा, आप लोग बुक वहां से आप खरीद सकते हैं और तैयारियां और अच्छे से कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग जो छूट जाता है वो आप लोग कर सकते हैं, और जब आप सेट मारेंगे तो और आपका बेटर होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट देखे हैं। ठीक है, तो तैयारियां में कमी नहीं करना है, नहीं तो बीपीएससी टीआरई 4 में सफल होना मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। ठीक है, 1757 के प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आपका हो जाएगा उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन सा नहीं है? स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ये तथ्य गलत है। 18 स्वयंसेवक के साथ आरंभ हुआ था, माने जो दांडी यात्रा शुरू हुआ था उसमें 78 स्वयंसेवक था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, ये भी सही है, लेकिन हमको तो गलत चुनना है ना, तो उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई, बोले तो तत्कालीन बॉम्बे बोलते हैं उसको, अधिवेशन में शुरू किया गया। वह सत्र 1942 के डैश महीने में हुआ था। वे महीना पूछ रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह कौन से महीने में हुआ था, तो महीना होगा अगस्त का महीना। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। आपका उत्तर। और ये जो हुआ था अधिवेशन की बात करता है तो कांग्रेस का एक वार्धा अधिवेशन हुआ था, वह अधिवेशन 14 जुलाई 1942 ईस्वी को हुआ था, है ना, उसी में हुआ था वार्धा अधिवेशन। यही बात किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ है, कब हुआ है, कौन सा महीना में हुआ है, सब चीज़ पूछता है इसके बारे में। यदि संसद एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो अन्य सदस्य के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। जब अन्य सदस्य आपका निर्वाचित हो जाएंगे और जिस दिन निर्वाचित होंगे उसी दिन से, ठीक है, आपका स्थान जो हो जाएगा रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और आप सभी से मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी तैयारियां जो है वो काफ़ी अच्छे से करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें, और आप सभी के लिए मैं हमेशा काफ़ी हेल्प करने वाला हूं। काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन कराने में। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? आपातकालीन व्यवस्था को लागू करता है केंद्र सरकार, ये आपको सब लागू कर सकता है केंद्र सरकार। वित्तीय आपात, है ना, 352, 356, 360 सारे आपात केंद्र सरकार लागू कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं अगर आक्रमण होता है तो 352 लगता है। ठीक है, वित्तीय आपात 360 होता है, 356 जो होता है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और उसका वहां स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात गलत है। वहां स्वीकार होगा तो राज्यसभा में रखा जाएगा, इससे कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। सबसे गलत जो है यही है। धन विधेयक जो होता है प्रस्तुत राज्यसभा में नहीं हो सकता है, बात सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही होता है। कार्यपालिका को राज्यसभा का अपदस्थ नहीं कर सकती है, ये बात भी राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, सही है। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, क्योंकि लोकसभा में होता है। ठीक है, तो गलत चुनना था इसमें, तो जो गलत था वो हम कर दिए हैं। उच्च न्यायालयों, प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का अधिकार किसे है? तो इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनिएगा ध्यान से। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में आप लोग सुने होंगे बार बार, है ना, ध्रुव राठी साहब से भी सुने होंगे चीज़। तो 15 फरवरी 2024, है ना, असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो प्रश्न हो जाएंगे ये काफ़ी आपके लिए हिट प्रश्न है। ये असंवैधानिक है, ये 15 फरवरी 2024 से घोषित कर दिया गया कि ये असंवैधानिक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, गंगा की सहायक नदी सोन है, गोमती है, इंद्रावती दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मदद करता है? होगा शेल्टर बेल्ट। ठीक है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी कहेगा तो यांगत्जे है, और ये चाइना का है दोस्तों। सबसे लंबी नदी है विश्व की तीसरी नदी। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी है, सबसे फर्स्ट में आता है नील नदी का स्थान आता है। दूसरा में दोस्तों अमेजन का आता है, और तीसरा आपको यांगत्जे का आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी। अगला है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? काफी हिट प्रश्न है। लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। किस राज्य को कहते हैं लुढ़कती पहाड़ी? मिजोरम। चलिए, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न खूब पूछा जाता है और सबसे खतरनाक यही होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सही जवाब देना पड़ता है सभी पढ़ करके। तो यहाँ हो जाएगा स्टेनलेस जलाशय। स्टेनली जलाशय जो है वो तमिलनाडु में है, सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, शांति सागर केरल में है। शांति सागर भी केरल में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? शांति सागर केरल में नहीं दोस्तों, प्रशांति सागर अगर कहता तो आपको केरल में, लेकिन शांति सागर एक झील है दोस्तों जो आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, फटाफट करते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए आ गया कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के डैश के कारण एक स्वायत्त निकाय है, बताएं। आपका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। पूछेगा कि स्वायत्त निकाय कौन सा है, तो शिक्षा मंत्रालय। आपका उत्तर सी पर जाएगा। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये हुआ है 2015 में हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड मॉडल पर आधारित हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित है, जो दोस्तों कृषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश का सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों को प्राप्त करना संभव है और मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है? तो दोस्तों मुद्रा का जो कार्य होता है लेखा की इकाई। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बताइए। ग्रामीण जनसंख्या मतलब गाँवों में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 68.8% गाँवों में निवास करती है 11 के जनगणना के अनुसार। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा PM स्वराज।
आपका उत्तर ए पर जाएगा, सबसे बेटर। चलिए, आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, काफ़ी लोग हैं, देखिए 70% ऐसे कैंडिडेट है जो लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और पूरी ईमानदारी से तैयारियां करिए। मैं आपको 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं, आप करके देखिए एक बार, और जैसे ही आपका ये 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट पूरा होगा, आपकी जो तैयारियां है वह काफ़ी बेटर हो जाएगी और निश्चित तौर पर आपका TRI 4 निकलेगा, जॉब लगेगी आपकी, और आपका घर का जो बेरोजगारी है वो दूर होगा। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। सबसे बड़ा 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से लिया था सुनील बर्थवाला। ठीक है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे किया था यूनिसेफ इंडिया ने? तो करीना कपूर को। अगस्त 2024 में किस देश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष चुना है? आपका उत्तर जाएगा भारत। किस पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी को कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित कर जाते हैं। माने अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करता है लेकिन कार्बनिक अणु के रूप में उसको परिभाषित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न, और यह है, निम्नलिखित में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत में से नहीं है? कौन सा इसमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत में से नहीं है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत मैं बता दूंगा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है। बायोगैस या बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होता है अवायवीय किण्वन के द्वारा। क्या होता है? अवायवीय किण्वन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? सर्वहारी कहते हैं, जो पौधे भी खाए और मांस भी खाए और साग सब्जी भी खाए, तो सर्वहारी। अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड बताइए। अजैव निम्नीकरणीय कूड़ादान का रंग बताना है। कूड़ादान जो आप लोग देखते हुए डब्बा टाइप का, 2 टाइप का आता है ना, तो उसमें बताए कौन सा डब्बा में कौन सा रखते हैं। तो याद रखिएगा, नीला डब्बा में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ रखते हैं, ठीक है, नीला वाला में। आपका उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा अपसारी विकास। ये इज द राइट आंसर। प्रकाशग्राही कोशिका जैसे शलाका एवं शंकु किसमें उपस्थित होता है? सल्का एवं शंकु। देखिए, ये जो होता है ना, आंखों में होता है, सल्का कोशिका एवं शंकु कोशिका, तो आपका उत्तर होगा रेटिना में। ठीक है, आंखों के रेटिना में मिलेगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सब सदैव धनात्मक होता है ये गति ऊर्जा। गति ऊर्जा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका सूत्र होता है ke/1/2 mv²। ठीक है, गति ऊर्जा का सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब क्या होता है? तब दोस्तों वेग और ऊर्जा संवेग नियत रहता है। ठीक है, वेग, ऊर्जा और संवेग जो होता है वह नियत रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? इसमें कथन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, कोल गैस H2, कोल गैस में आता है H2 बोले तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। ये बात सही है। कोल गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ये आपका सही है। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CN, एक सेकेंड मैं सूत्र लिख देता हूं एल्केन का, CnH2n+2। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं,
और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक नहीं सफलता के राज बता दूं कि आप लोग साइंस मजबूत कर लीजिए, साइंस मजबूत कर लीजिए। और साइंस में दोस्तों कहाँ से पूछता है प्रश्न मैं बताऊं, 9th 10th का, 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मजबूत कर लीजिए, इसी से प्रश्न आते हैं। और जिनका मजबूत है उनका नौकरी लगता है, जिनका बेस मजबूत है उन्हीं का बेटर होता है। और तो जिनका साइंस बेटर पकड़ है उनको जल्दी नौकरी लगेगी। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये जो मिश्रण है ये सीमेंट कहलाता है दोस्तों। बाह्य कर्ण का ठोस लचीला भाग किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का ठोस लचीला भाग जो होता है उपास्थि का बना होता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। दोस्तों थक जाते हैं, काफ़ी प्रश्न है, थक जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाता है लास्ट में। शुरुआत तो काफ़ी जोरों शोरों से करते हैं लेकिन थक जाते हैं। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मात्र 15,000 लोगों को और जोड़ना है, 15,000। तो आप लोग एक एक दोस्तों को जोड़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सब्सक्राइबर पूरे होंगे। 100K सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा होगा आप सभी को और बेटर तरीका से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और निश्चित तौर पर 100 प्रैक्टिस टारगेट मैं जो रखा हूँ उसको मैं वादा करता हूँ पूरा करके छोड़ूंगा। सीसी मक्खी निम्नलिखित में कौन सा रोग फैलाती है? सीसी मक्खी जो हो जाएगा वह सिकनेस नाम का एक बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस माने सीसी मक्खी जब किसी को काट लेता है ना तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, सोने की बीमारी पकड़ लेता है उसको, निंद्रा खूब लगता है उसको। मनुष्य और जानवर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ई कोलाई नाम का है ना, ई कोलाई याद रखिएगा। उसका शॉर्ट नाम है दोस्तों, हम तो इस तरफ से इससे याद रखते हैं ई कोली। ई कोली याद रखिएगा, मनुष्य में भी रहता है और जानवरों के आंत में रहता है। ई कोली अगर नहीं रहा तो भाई व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को है ना खाने का काम करता है, वो पेट में रहता है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, उसका भी एक अहम भूमिका है। तो दोस्तों मैं आप सभी का जो प्रैक्टिस सेट कराया वह 13वां प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का ये समाप्त हुआ। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, बिना लाइक के देखना तो एक लाइक कर दीजिए, और बिना सब्सक्राइब के तो देखना नहीं है दोस्तों। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट भरा शब्दों में कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें और यहाँ पर तैयारियाँ करें। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट जो है मैं पूरा करूँगा, वादा किया हूँ तो पूरा मैं करके छोड़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा जो भी मन में कमेंट आता है करे।